चलिए गाइस, वेलकम। ये हमारा सिटीजनशिप टॉपिक है। ये पार्ट 2 से है। पार्ट 2 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है केवल, जो कि हमने ब्रिटेन से ली है। और आप किस किस तरीके से सिटीजनशिप ऑब्टेन कर सकते हो वो देखिए कि बाय बर्थ, यदि आपका जन्म, किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद या उस दिन भारत में हुआ तो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। एक्सेप्शन क्या है इसमें कि विदेशी राजनयिकों के बच्चों के, विदेशी जो राजनयिक हैं कि भारत में जन्मे बच्चे, उनको इसमें जन्म नहीं दी जाएगी। और शत्रुओं के बच्चे जो कि भारत में जन्मे, उनको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो होता है 1986 में। उसमें क्या क्या है कि जन्म के समय माता पिता का भारतीय होना ज़रूरी है। इन दोनों में से कोई एक भी अगर भारतीय होगा तो आपको नागरिकता आराम से दे दी जाएगी। दूसरा टाइप क्या है, आपको भारत की नागरिकता का चाहिए तो कि वंश परंपरा के आधार पर विदेश में किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात हुआ है, लेकिन जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय हो तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें नोट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है 1992 में। उसमें माना कि नागरिकता के आधार पर विदेश में बच्चों को भारत की नागरिकता मिल सकती है। यानी इन दोनों में अपन ने क्या देखा कि सबसे पहले तो भारत में कैसी नागरिकता है, एक नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप है जो कि हमने ब्रिटेन से लिया। दूसरा कि आप किस किस प्रकार से ले सकते हैं कि आपका जन्म हुआ हो अगर भारत में 26 जनवरी को या उसके बाद में, क्योंकि भारत का विभाजन हुआ था, फिर उसके बाद संविधान लागू हुआ। उसके बाद यदि आपका जन्म इस तारीख को या इस तारीख के बाद हुआ तो आपको मिल सकती है, लेकिन इन दो कंडीशन में आपको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ कब, 1996 में। उसने क्या बोल दिया आके कि जन्म के समय माता पिता में से किसी एक का भारतीय होना अब आवश्यक कर दिया इसने। फिर दूसरा तरीका क्या निकला कि वंश परंपरा के आधार पर ले लो। तो उसमें भी एक अमेंडमेंट होता है 1992 में, क्या कि नागरिकता के आधार पर विदेश में बच्चों को भारत की नागरिकता मिल सकती है, लेकिन उस समय भी माता पिता में से किसी एक का भारतीय होना अनिवार्य है। यानी अगर आपका बच्चा है वो कहीं विदेश में, यूएसए कनाडा में कहीं पैदा हो गया, मान लीजिए आपका कोई, तो अगर उसके माता या पिता में से कोई भारत में है या भारत में जन्म उनका हुआ है, उनके पास भारतीय नागरिकता है, तो भी आपके बच्चे को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। फिर इसमें क्या होता है, 3 दिसंबर 2004 के बाद विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। यही अमेंडमेंट इस एक्ट में किया गया 1992 में। क्या कि 3 दिसंबर 2004 का जो भी बच्चे पैदा हुए होंगे, अगर वो विदेश में पैदा हुए हैं तो उनको नागरिकता इस आधार पर नहीं मिलेगी कि आपके माता पिता में से कोई एक भारत के थे। अब उनको क्या करना पड़ेगा, उनके लिए नया आइडिया आ गया कि आपको नागरिकता तो दी जाएगी, लेकिन कैसे कि 1 साल के अंदर भारतीय दूतावास में आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। यानी आप मान लीजिए एक कोई गांव ले लीजिए कि ये कोई गांव है खातेगांव, ये किसी देश में पड़ता है अगर, तो अगर आपका जन्म यहाँ पे हुआ है तो फिर आपको डैम श्योर है कि आपको, ये एक देश है मान लीजिए खातेगांव, आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी होगी, भारतीय दूतावास होगा, वहाँ पे जाके आपको हर हाल में आपका क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। वो भी कितने टाइम के अंदर में, 1 साल के अंदर में। ये हमारे 2 तरीके होगा। हम अगर तीसरा तरीका देखते हैं कि बाय रजिस्ट्रेशन। अब तीसरा तरीका क्या था कि रजिस्ट्रेशन के आधार पर, या आप 5 से 7 वर्ष तक भारत में रहे हो, जन्म भारत में तो हुआ हो लेकिन रह बाहर रहे हो आप, कोई विदेशी महिला जो कि भारत के किसी आदमी से शादी कर ली हो या करने वाली हो, और कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो कि क्या बोलते कॉलोनाइज थी, वो कंट्रीज में आती हैं कि लोग जो भारत में रहते हैं या सरकारी नौकरी में हैं। आप देखते हैं बाय नेचुरलाइजेशन, जो वॉलंटरी चाहता हो 11 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा। फिर रजिस्ट्रेशन की तिथि से 1 वर्ष में भारत, मतलब इन 11 वर्ष में तो आप जिस देश को आप वहाँ जा भी सकते हो, आ भी सकते हो, लेकिन जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन की तिथि आपकी हो जाएगी, यानी जिस दिन आप रजिस्टर्ड हो जाओगे, उस दिन से आपको 1 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा कंटिन्यू ही। इसमें अमेंडमेंट किया जाता है। अमेंडमेंट क्या हुआ कि देखिए 11 वर्ष नहीं 5 वर्ष रहना ज़रूरी है। मतलब पहले जो 11 वर्ष की कंडीशन थी, अब उसको चेंज करके क्या कर दी गई, 5 वर्ष की कंडीशन कर दी गई। संविधान में लिखी भाषाओं में एक का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। यानी संविधान में हमारी
जो 22 भाषाएं लिखी हैं उन 22 भाषाओं में से आपको किसी एक का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी बाय नेचुरलाइजेशन। अब आगे बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड के थ्रू आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर किसी नई टेरिटरी को एक्वायर कर ले या उसको अपने में मर्ज कर ले तो भी आपको यहाँ की नागरिकता मिल सकती है। अब जैसे कि मान लीजिए कल को पाकिस्तान है ये हमारा, ये जिस दिन भी भारत में मिलाया जाएगा उस दिन यहाँ के जो भी लोग चाहेंगे उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब देखते हैं कि इसकी मतलब भारत की जो नागरिकता है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। वो 3 आधार पे होती है, या तो आप स्वयं ख़त्म कर लो, या आपसे छीन ली जाए, या आपसे छीनी जाए। दोनों मतलब कंडीशन एक ही है और उसके रीज़न अलग अलग हैं, वो देखते हैं। कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आता है एक 2019 में। इसमें क्या हुआ कि कोई भी अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई संबंधी लोग 21 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हैं तो उनको इलीगल माइग्रेंट नहीं मानेंगे। और एक कंडीशन तो 11 से 5 कर दिया गया, तो किस एज को जो अपन ऊपर पड़ी ना नेचुरलाइजेशन वाली एज, इस एज को 11 से 5 साल कर दिया उन्होंने। और जो ओवरसीज इंडियन है उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1955 को चेंज करके अगस्त 2005 इसको किया गया। फिर और किस तरीके से छीनी जा सकती है कि युद्ध काल में यदि आपने शत्रु की सहायता करी है, आपने कहीं और की नागरिकता ले ली है, 5 वर्ष में आप 2 वर्ष मतलब आप कहीं किसी देश में रह रहे हैं और आपको 5 वर्ष के भीतर में 2 वर्ष की सज़ा हो जाए अगर उस देश में 2 वर्ष से ज़्यादा की, बिना सूचना के 7 वर्ष से अधिक आप किसी और देश में रहें, इंडियन वूमन अगर कोई फॉरेनर मैन से शादी कर ले और डिसबिलिटी करें अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की, तो भी आपकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा। अब इसके देखते हैं हम लोग प्रोविज़न संविधान के किस अनुच्छेद में कहाँ दिए गए हैं उसके बारे में देखते हैं। संविधान के प्रारंभ में आर्टिकल 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता दी जाएगी। 6 कहता है पाकिस्तान से भारत में जो लोग आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। और 7 में क्या कहता है इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी। 8वां कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्गम के लोगों को नागरिकता के बारे में। और 9वां कहता है यदि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता लेगा तो भारत की नागरिकता स्वयं ही खत्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है और ये प्रावधान भारत ने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया। आर्टिकल 10 क्या कहता है? नागरिकता जो है एक पार्लियामेंट्री लॉ है के द्वारा कोई व्यक्ति ले सकता है। फिर आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता से संबंधित लॉ या अमेंडमेंट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है? संसद को है। यानी कोई भी राज्य सरकार इस पर अपना खुद का लॉ और ऑर्डर इस पर नहीं बना सकती है। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव तो पेश पहले हो गया था PTJLN द्वारा, लेकिन जब 26 नवंबर 1949 जब संविधान बन रहा था, लागू होना था, सब होना, तो उसके पहले आर्टिकल 5 से 7-8 को लागू कर दिया गया था क्योंकि भारत का विभाजन हो चुका था। और इसको लागू करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो कि भारत से पाकिस्तान जाना चाहते थे और कुछ लोग ऐसे थे पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे। अब एक इसमें नोटेबल पॉइंट है। अब आगे क्या होता है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो होता है NPO, ये असम को छोड़कर सब पर एप्लीकेबल होता है सितंबर 2022 तक के लिए। 2021 में संचालन और राष्ट्रीय पॉपुलेशन रजिस्टर को लागू करने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति इस पर कर दी थी। अमेंडमेंट कितने हुए थे सिटीजनशिप में? देखिए कि 7 अमेंडमेंट हुए पूरे, 1955, 86, 92, 3, 2005, 15 और 2019 में 6 अमेंडमेंट हो चुके हैं 1955 से लेकर अब तक। सितंबर 2000 में LM सिंघवी की रिकमेंडेशन पर 9 जनवरी 2003 से 2015 तक प्रत्येक साल एक अपन को क्या है प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। सितंबर 2000 से 9 जनवरी 2003 को कब मनाते प्रवासी भारतीय दिवस? ये डेट नोट कर लीजिएगा। 2015 से प्रत्येक 2 वर्ष, मतलब पहले जब ये शुरू किया गया तब तो हर साल मनाते, लेकिन फिर 2015 से इसको चेंज करके क्या कर दिया, हर 2 साल में मनाया जाने लगा। भारत में बसे भारतीय लोग जो कि NRI कब कहलाते हैं? जब वो 182 दिन से अधिक भारत के बाहर रह रहे हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन POI, इनका POI कार्ड अलग से बनता है। और ओवरसीज इंडियन जो कि OCI जिनको बोला जाता है। PIO और OCI 2015 में एक ही कार्ड OCI होते थे, जो कि 16 देशों में रहने वाले भारतीयों को डुअल नागरिकता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन बाद में प्रावधान को चेंज कर दिया गया है। तो इसी के साथ हमारा सिटीजनशिप का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो ये फंडामेंटल राइट्स होगा, जो कि हम अगली वीडियो में अपना कवर करेंगे। थैंक यू।